वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जिससे आप एमपीसीजे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। देखिए, इस बार आपकी प्रिपरेशन को, आपकी स्ट्रैटेजी को एक बदलाव की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि इस बार पैटर्न बदला है, तो हम इसलिए आपके लिए लाए हैं 5 गोल्डन रूल्स जो इस बार की एमपीसीजे प्रीलिम्स में फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वैसे हर एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होती है, बट एमपीसीजे में स्पेसिफिकली इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। रीज़न कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, एमपीसीजे का कट ऑफ हमेशा एक्सेप्शनली हाई जाता है। 128 तक गया है 150 में से कट ऑफ। और आप अगर ट्रेंड देखें इस बार का, तो 2020 में एज वेल एज 2021 में जो भी एग्ज़ामिनेशन हुई हैं उनका कट ऑफ हाई गया है। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूट्यूब वीडियो इस कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। सबने एक एवरेज कट ऑफ प्रेडिक्ट किया और उससे ज़्यादा ही कट ऑफ गया है। आप कह सकते हैं एस्पिरेंट्स इस बार ज़्यादा तैयार हैं, या 2 साल से वैकेंसी नहीं आई थी तो वो उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, वॉट एवर बी द रीज़न। बट इस बार वैसे भी बाकी एग्जामिनेशंस का कट ऑफ भी हाई जा रहा है और एमपीसीजे का तो हमेशा हाई जाता ही है। तो इस बार अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सेफ स्कोर क्या है, तो आई एम नॉट एक्सजरेटिंग, बट 130 इज़ द सेफ स्कोर दिस टाइम, क्योंकि एमपीसीजे में 128 तक गया है स्कोर। इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, 130 इज़ द सेफ स्कोर। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस बार एक्यूरेसी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेकेंड हमारा रूल है बेयर एक्ट प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए, सब बोलते हैं एमपीसीजे को जनरली बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, आपका एमपीसीजे क्रैक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार एमपीसीजे में जो क्वेश्चंस बने थे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बेस्ड थे। तो 3 रीज़न है आपको इस बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे एक्स्ट्रा ध्यान देने के। पहला, एमपीसीजे ने अपना प्री एज वेल एज मेंस का पैटर्न भी बदला है। दूसरा, इस बार सिर्फ प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन वर्क नहीं करेगी। अगर आप पेपर का पैटर्न देखें और क्वेश्चंस का पैटर्न देखें लास्ट ईयर के, तो उसमें दो दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो अगर आपने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपके साथ ये होगा कि आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज कर जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप गलत भी लगा दें। इसलिए अगर आप बहुत श्योर रहना चाहते हैं, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, तो इस बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। तीसरा, इसलिए मेरा ये कंक्लूजन है कि इस बार सिर्फ वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, उनका ही बेटर चांस है जिन्होंने मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी की है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड रूल पर कि जनरल नॉलेज सेक्शन को अवॉइड मत कीजिए। दिस इज़ अ रेड फ्लैग इफ़ यू आर अवॉइडिंग जनरल नॉलेज सेक्शन। पहला, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा, लॉ सेक्शन अगर सिंपल आएगा तो आपका कंपटीशन जो है वो जीके सेक्शन पर शिफ्ट हो जाएगा। और आपने अभी एग्जामिनेशंस दी हैं, एचजेएस, आरजेएस अगर नहीं दी हैं तो आपने रिजल्ट देखा होगा। इससे ये समझ लीजिए कि जो आपका कंपटीशन है वो लोग लॉ में प्रिपेयर्ड हैं, बेसिक उनको पता है। तो कंपटीशन जीके पे ही होने वाला है और इस बार आपका सिलेक्शन जो है वो एक एक मार्क्स जो है ना वही कराएंगा, क्योंकि एमपीसीजे में इवन 1 मार्क्स इज सिग्निफिकेंट। और ये एज आपको सिर्फ जीके सेक्शन दिलवा सकता है, क्योंकि लॉ इस बार सबका तैयार है। और आखिरी रीज़न जनरल नॉलेज अवॉइड ना करने का कि इस बार कंपटीशन बहुत हाई है, सीट्स लेस हैं। अगर आप एज क्रिएट करना चाहते हैं, आप दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं, तो अपने जीके पर काम कीजिए। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ गोल्डन रूल पे कि प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू की। ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है, हर यूट्यूब वीडियो बताते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, बट प्रैक्टिस आपको सिर्फ ऐसे नहीं करनी है कि आप बिना टाइम मैनेजमेंट किए कर रहे हैं प्रैक्टिस। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, हमेशा टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। इस बार एमपीसीजे में स्पेसिफिकली ये ज़रूरी इसलिए है कि जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आए थे, ऑप्शंस भी बड़े बड़े थे और लोगों ने 4-4 बार क्वेश्चंस रिपीट पे पढ़े हैं क्योंकि ऑप्शंस क्लोज थे। तो जो लोग पहले 2 घंटे का एमपीसीजे का पेपर आधे घंटे में कर लेते थे, उन्होंने भी इस बार एंड तक पेपर किया है। तो इसलिए अपने आप को किसी भी तरीके के पेपर से
जूझने के लिए, अपने आप को हर तरीके के पेपर के लिए प्रिपेयर्ड करने के लिए, चाहे पेपर लेंथी हो चाहे टफ़ हो, हर टाइप के पेपर के लिए आपको अपने आप को अगर प्रिपेयर करना है तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। इससे आप एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर से भी परिचित हो जाएंगे। आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी एग्ज़ाम में जब क्लॉक चल रही होगी कि मैं पीछे छूट रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब हम चलेंगे अपने 5th गोल्डन रूल पे, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, और वो है कि 50% होती है आपकी प्रिपरेशन और 50% होता है आपका मैनेजमेंट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग दिस फैक्ट कि आपका एग्ज़ाम के दिन 2 घंटे मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, आपको पूरा बेयर एक्ट याद है, तो भी आपकी प्रिपरेशन 50% मानी जाएगी, क्योंकि 50% बाकी होगा कि आपने अपने आप को पेपर के लिए कैसे तैयार किया है। जितना टाइम आप अपने आप को प्रिपरेशन में देते हैं ना, उतना ही पेपर के दिन अपना माइंडसेट मेंटेन करने के लिए भी अपने आप को समय दीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ एडवाइजेज़ हैं आपके लिए कि आप ये अवॉइड करें कि दूसरे लोग एग्ज़ाम के दिन क्या पढ़ रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में एंटर कीजिए और आप जानते हैं, आपने भी सिलेबस देखा है, सब ने सिलेबस देखा है, सब ने उस हिसाब से पढ़ाई की है। अब उस दिन कोई कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो टॉपिक आपका छूट गया, या कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो आपने कभी ना देखा हो पहले, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को पेपर के दिन प्लीज़ अवॉइड करें। दूसरा, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोच के जाएं कि आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ सोच के ही ना जाएं कि कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। जब आप सोच के जाएंगे ना कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस अपने आप क्रिएट होगा। इसलिए मान के चलिए कि आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही कोई टेस्ट देने जा रहे हैं। आपकी गलतियाँ करने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, फ्लेक्सिबल इनफ, बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज योर स्ट्रैटेजी एज पर द डिमांड ऑफ द पेपर। देखिए, कभी भी इतना रिजिड होके मत जाइए कि मुझे ये सेक्शन पहले करना है, ये सेक्शन बाद में, इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, इस सेक्शन में नहीं देना। प्लान अच्छी बात है, प्लान करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड मिल गया तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी एंड मोमेंट पर बदलें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप एंड मोमेंट पैनिक क्रिएट करेंगे। फिर एक और पॉइंट है कि अपनी जो एंग्जाइटी है उसे कंट्रोल करें, वरना आपकी प्रिपरेशन रुइन हो जाएगी। क्या होता है, आपने कभी एक बात नोटिस की हो, जो पेपर आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं वही अगर आप घर में देंगे तो आप 4 सवाल और ज़्यादा सही कर लेंगे। रीज़न इसका यही है कि आप वहाँ पर अपनी एंग्जाइटी में आपकी प्रिपरेशन को भी ख़राब कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगला पॉइंट, अगर आपका माइंड कूल है तो आपने जो भी प्रिपरेशन की है ना, आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। हो सकता है कोई चीज़ आपने बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ी हो, बट आपको वो एग्ज़ाम में याद आ जाए। वो तभी होगा जब आप बहुत कूल माइंड से देंगे। अगर आप बहुत स्ट्रेस होके देंगे तो आपको जो आता है वो भी भूल जाएंगे। अगला पॉइंट, नेवर एंटर द एग्ज़ाम हॉल विद द फियर ऑफ द रिजल्ट। जब आप ये सोचेंगे कि इस एग्ज़ाम के अब मेरा नहीं हुआ, फिर क्या होगा, अब मेरा इतना अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, ये सब बातें मत सोच के जाइए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर एंटर करें। ख़राब से ख़राब रिज़ल्ट के लिए जब आप तैयार रहेंगे ना, तो आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपका फेथ ही आपकी एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। अगर आप सोचेंगे कि ये तो मुझे टफ़ लग रहा है, बाकियों को सिंपल लग रहा होगा, हो सकता है आपके पास जो इंसान बैठा हो उसे पेपर सिंपल लग रहा हो, इन सब बातों को अवॉइड कीजिए। अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी की है। इवन आपको लग रहा है कि ये पेपर बहुत ख़राब आ गया और आपसे नहीं बन रहा, तब भी अपना बेस्ट दे के आइए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने वर्स्ट टाइम में, सबसे ख़राब समय में भी ये समझेंगे ना कि आप बेस्ट हैं, तो यू विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट पर्सन। ठीक है, तो इसलिए आप कितना ही ख़राब कर रहे हो, आपका समय कितना ही ख़राब चल रहा हो, क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो, फिर भी ये मान के चलिए कि आपको आता है। आपको जो आता है वो बेस्ट है, इससे ज़्यादा भी किसी को नहीं आता है, और उस स्पिरिट के साथ अटेम्प्ट करके आइए एंड आपके लिए रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिए। और हम लाने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट पर
एक लेक्चर 1 घंटे का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5 मार्क्स का एमपी अकोमोडेशन एक्ट आएगा और उस 1 घंटे के लेक्चर के बाद आई कैन अश्योर यू कि 5 में से 3 नंबर आप डेफिनेटली स्कोर करेंगे। 2 मार्क्स मैं अश्योर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो 2 मार्क्स थोड़े अनसर्टेन होते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी अलग टाइप के आ जाते हैं, और 2 मार्क्स थोड़ी आपकी अपनी प्रिपरेशन भी होगी। इसलिए इस वीडियो से जो हम आगे लाएंगे 3 मार्क्स आपके अश्योर होंगे। 1 घंटे का वीडियो होगा, कोई पार्ट्स नहीं होंगे इसके, हम सिर्फ एक वीडियो लाएंगे एमपी अकोमोडेशन पर, तो वो प्लीज़ देखिएगा। और अगर आपने अभी तक एमपी अकोमोडेशन एक्ट एक भी बार नहीं पढ़ा तो प्लीज़ एक बार ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो बेटर समझ में आए। और इसका अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एमपी अकोमोडेशन एक्ट का पीडीएफ भी है और बाकी सारी अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।